छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से टकरार की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस और भाजपा की बयानबाजी के बीच राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा है कि राजनीतिक मामलों में मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर फिर से हमला बोल दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, जहां राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने को लेकर सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल की सीमाएं होती है, पॉलिटिकल मैटर्स में मुख्यमंत्री से बात करें। राजभवन में अटका हुआ है सर, इसीलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। गवर्नर हैज सम लिमिटेशन। वहीं मामले में सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा कि राजभवन में बिल 4.5 महीने से अटका है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन उधर से जवाब नहीं आ रहा है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। देखिए, ये चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई है। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल जी। मैं तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसे लेकर प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आते रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी विधेयक राजभवन में कितने दिन पेंडिंग रह सकता है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बता दें कि इससे जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। बहरहाल बिल के पेंडिंग होने से प्रवेश और भर्तियां प्रभावित हो रही हैं। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। इधर महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दावों का समाधान करने के उद्देश्य से महानदी बेसिन क्षेत्र के निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। यह निरीक्षण 2 चरणों में होगा। इसका उद्देश्य महानदी में जल की उपलब्धता एवं उपयोगिता का पता लगाना है, ताकि दोनों राज्यों को समान रूप से महानदी का जल मिल सके। छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा जाने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी में जल बंटवारे का विवाद सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। दौरे के पहले दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AN खानविलकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम ने जल बंटवारे का आकलन करना शुरू कर दिया है। पहले दौर के निरीक्षण में महानदी के उद्गम क्षेत्र से रायगढ़ तक का क्षेत्र शामिल होगा। इसके बाद ओडिशा राज्य के महानदी बेसिन क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा। वहीं जल विवाद न्यायाधिकरण टीम के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की परियोजना को मंजूरी मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि इस ट्रिब्यूनल में तो जाना ही नहीं था। महानदी छत्तीसगढ़ से निकला है और यहाँ हमारा कोई बांध नहीं है। 7 बैराज बने हैं, उसका भी कोई उसी के कारण से विवाद पैदा हुआ और इसके कारण से पूरा हमारा चाहे सरगुजा में जो हम लोग बांध बनाना चाहते हैं या फिर इधर पैरे हाई डैम बनाना चाहते हैं, वो सबको रोके रखा है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि सारा पानी तो वहीं जाता है। वहीं महानदी जल विवाद पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि दोनों सरकार बैठकर बातचीत करेंगे तो समाधान निकलेगा। छत्तीसगढ़ का हक खत्म न हो और ओडिशा को भी अपना अंश मिले, इसके लिए केंद्र सरकार भी पहल करेगी। प्रहलाद पटेल जी और हम लोग सब मिलकर जो है समीक्षा किए थे और समीक्षा के अंदर में ये बात भी आई थी कि जो ओडिशा के साथ में जल विवाद का जो मामला है उस पे जो है दोनों सरकार बैठकर अगर बातचीत करेगी तो निश्चित तौर पे समाधान निकलेगा और दोनों राज्यों को जो है उसके अंदर में लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ का हक ख़त्म ना हो इस बात का हम प्रयास करें और उड़ीसा जो है वो भी जो है वो अपने कुछ अंश लेकर जो है वो इस विवाद को हल करें। इसकी पहल जो है केंद्र के माध्यम से भी, यहाँ के मंत्री और अन्य लोग जाएंगे, अधिकारी लोग, तो केंद्र के माध्यम से भी उसकी पहल होगी, इस बात का मंत्री जी ने कहा है। छत्तीसगढ़ में महानदी पर बने बैराज मानसून के वर्षा जल की अल्प मात्रा को एकत्रित करने और भूजल को संवर्धित करने के लिए है, लेकिन ओडिशा सरकार इन पर लगातार आपत्ति जताती रही है। उसका आरोप है कि ओडिशा को महानदी का पानी नहीं मिलता। बड़ा सवाल यही है कि 40 सालों से चला आ रहा ये विवाद आखिर कब सुलझता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। चल रुक कर लेते रायपुर का। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हेट स्पीच मामले में कांग्रेस का बड़ा निर्णय। भाजपा के 2 प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में नहीं बैठेंगे कांग्रेस प्रवक्ता। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव के डिबेट में नहीं बैठेंगे कांग्रेस प्रवक्ता। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता के साथ भी डिबेट में नहीं बैठेंगे कांग्रेस नेता। बिरनपुर की घटना पर सोशल मीडिया पर की गई थी टिप्पणी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हेड स्पीच का ये पूरा मामला है और अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के साथ अब किसी भी डिबेट शो में ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो नहीं बैठेंगे। हेड स्पीच से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता दें, कांग्रेस ने बड़ा निर्णय लिया है। भाजपा के 2 प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में नहीं बैठेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव और दूसरे प्रवक्ता का नाम आपको बता दें केदार गुप्ता है। इन्हीं दोनों के साथ यहाँ पर कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता अब किसी भी प्रकार के डिबेट शो पर नहीं बैठेगा। आपको बता दें बिरनपुर की घटना पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद हेट स्पीच का मामला उठा था। चलिए बात रायपुर की करते हैं। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की संभागीय बैठक आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अध्यक्षता में होगी बैठक में रायपुर संभाग के पदाधिकारी होंगे शामिल। बूथ सेक्टर जोन कमेटियों के गठन की करेंगे समीक्षा। सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी रहेंगे मौजूद। बूथ प्रबंधन समिति प्रभारी अरुण सिसोदिया भी होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, कांग्रेस की संभागीय बैठक आज होने जा रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में रायपुर संभाग के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बूथ सेक्टर जोन कमेटियों के गठन की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस की संभागीय बैठक आपको बता दें आज रायपुर में होने जा रही है। इधर अंतागढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे मंतूराम ने उपचुनाव के दौरान भाजपा का हाथ थामा था। टेपकांड सहित कई विवादों में रहे पूर्व विधायक मंतूराम पवार प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए नजर आए। स्थानीय मुद्दों पर सर्व समाज दल और स्थानीय लोगों के भरोसे चुनाव लड़ेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सेन समाज के कार्यक्रम में शामिल होने मंगलवार को धमतरी पहुंची। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि सर्वे होगा और जितने लायक व्यक्ति होंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा। बता दें कि अनिला भेड़िया धमतरी जिला प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो संगठन और लोगों के बीच में बढ़िया काम करने वाला हो। वह युवा, महिला और बुजुर्ग भी हो सकता है। अनिला भेड़िया ने यह भी दावा किया है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें भी आएंगी। मुखिया है बैठे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो हर तरह की, क्योंकि रिपोर्ट उनके पास हर तरह की हर क्षेत्र से जाती है और सर्वे भी करेंगे चुनाव के समय। तो सब अलग अलग कंपनियों से सर्वे भी कराते हैं, कई तरह की सर्वे होती है। उस सर्वे के हिसाब से जो उचित होगा, जिस क्षेत्र में जो विधायक लड़ने लायक होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ की जनपद पंचायत और नगरीय निकाय राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना की राह पर ब्रेकर बन गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विभाग
की ओर से प्रदेश के सभी निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजे गए पत्र से यह बात सामने आई है। इस पत्र में कहा गया है कि जनपद पंचायत नगरीय निकायों की ओर बेरोजगारी भत्ते के लिए 1724 प्रकरण की स्वीकृति दी गई है। इन निकायों को पत्र के जरिए बताया गया है कि शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, लिहाजा प्रकरणों को जल्दी स्वीकृत किया जाए। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने पूरे मामले को लेकर बेरोजगारों और भ्रमित करने वाला कदम बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि कहीं दिक्कत होगी तो उसे दूर किया जाएगा। 250 करोड़ रुपया बजट के अंदर में प्रावधान रखा है, उसके अंदर में कहां बेरोजगारी भत्ता दे पाएंगे? वो 1 साल का भी नहीं दे पाएंगे। जितनी संख्या है उसके अंदर में कुल मिला के बेरोजगारों को जो है भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। युवाओं को सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की नीति का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इस दिशा में हमारी सरकार प्रयासरत है। जो योग्य होंगे और जिन्होंने आवेदन किया है उन सबको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि कहीं पे किसी जगह कोई दिक्कत आ रही होगी तो निश्चित तौर पे उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। इधर कांकेर जिले का अंतागढ़ विधानसभा हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। खासतौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान यहां कुछ न कुछ बड़ा विवाद देखने को मिलता रहा है। बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा चुनाव में मंतूराम पवार ने कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके चलते कांग्रेस की फजीयत तो हुई ही थी, पार्टी को चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। अब एक बार फिर चुनाव नजदीक हैं और मंतूराम पवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। पवार ने मंगलवार को बाकायदा एक प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की है। इस बार चुनाव में सब समाज के लोग और स्थानीय लोगों के भरोसे से वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नहीं, ये क्या है, राजनीति दल के डर के मारे बात को बोलते हैं। वो तो दिखेगा कौन डरपोक है, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव जीतेगा। ये अभी से आकलन न करें। यदि इनको आकलन ही करना है, तुमको लड़ना है, तुम्हारे पास तो राष्ट्रीय पार्टी है, तुम्हारे पास कार्यकर्ता है, तुम्हारे पास प्रशासन है, तुम्हारे पास प्रशासन है। मंतूराम पवार के पास मात्र केवल और केवल मंतूराम पवार समर्थक दल है। अभी से तुम्हारा हालत खराब है। मंतूराम पवार के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हो। पहले तो अपने तरफ झांक के देखेंगे ना मंतूराम पवार क्या है, वो तो वक्त बताएगा और हमारे जितने भी मंतूराम पवार समर्थक दल हैं ये बताएंगे। पूरे देश में इन दिनों पर्ची वाले बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा जोरों पर है, तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अयोध्या के एक बाबा रामलला सरकार प्रकट हुए हैं। वे धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हैं और उनका दावा है कि शास्त्री के बड़े भाई को वे ही सब कुछ सिखाते हुए आए हैं। ये भी पर्ची वाले बाबा ही हैं जिनकी शरण में नेता पहुंच रहे हैं। उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शकुंतला पोर्ते को ऐसी पर्ची लिखकर दी है कि उनकी विधानसभा टिकट की आस जाग गई है। दरअसल अयोध्या से आए रामलला सरकार का राजपुर में 2 दिन का दरबार लगा है। वे भी समूह में से किसी भी व्यक्ति को नाम लेकर खड़ा करते हैं और ठीक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पर्ची पर लोगों का भूत और भविष्य लिखकर उसे पढ़ते हैं। रामलला सरकार के दरबार में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। उनमें भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शकुंतला पोर्ते भी थी। उन्होंने प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने का सवाल रामलला सरकार से किया। रामलला सरकार ने पर्ची पर लिखकर साल 2028 में उन्हें सफलता मिलने की बात कही। मेरी श्रद्धा है भगवान में, तो आई थी। तो मैंने ये सवाल किया था कि मैं वैसे राजनीति से जुड़ी हुई, राजनीति में आज 17-18 साल से काम की हूँ महाराज, तो क्या मुझे इसमें वो टिकट वगैरह मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा कि आपका 2028 में छत्तीसगढ़ में एक राजनेता के रूप में आप आएंगी और आपका जो भी मनोरथ है वो पूर्ण होगा। रामलला सरकार से सवाल किया गया कि ऐसा सब कैसे करते हैं, तो उन्होंने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई उनसे सीखते हैं और जो वो खुद बताते हैं उतना कोई नहीं बता सकता। उन पर भगवान श्री राम की कृपा है और इसी वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो हम किसी से सीखते नहीं, हमको बहुत साल हो गया
जब इनका आना नहीं हुआ था तब से हम बता रहे हैं, मीडिया में एक्टिव जरूर नहीं रहे। और अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भैया हमारे शिष्य हैं और वो हमसे सीखते हैं और हम तो ठाकुर जी के चरणों के धूली से सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे, तब तक सीखते रहेंगे जब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। और रामलला सरकार की चरणों की धूली की कृपा है और जो हम बता रहे हैं पूरे भारत में कोई भी साहस नहीं करेगा भूतकाल की घटना बताने के लिए, और ना ही कोई अभी तक बताया है। यूट्यूब में देख लेना आप, हम वो बात बता रहे हैं जो कि असंभव बात है। और अगर कोई कहता है कि हम बता सकते हैं तो सामने एक बार रामलला सरकार के पास आके बैठे, आनंद आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई को गुरु ज्ञान देने का दावा करने वाले महाराज के दरबार में बमुश्किल 200 लोग ही जुटे थे, लेकिन क्या जाने आगे चलकर ये बाबा भी भारी भीड़ खींचने लगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों की आस्था और विश्वास अद्भुत है। ज्यादातर लोग ऐसे बाबाओं को न ज्ञान की कसौटी पर परखते हैं और न विज्ञान की। बलरामपुर से INS 24/7 के लिए घनश्याम सोनी की रिपोर्ट। इधर राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। मेधावी विद्यार्थियों को 62 स्वर्ण और 140 रजत एवं 23 कांस्य पदक दिए गए हैं। राज्यपाल कृष्णभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज के दीक्षांत समारोह में 3/4 से ज्यादा लड़कियों को गोल्ड मेडल मिला है, जिसके लिए उनको बधाई देता हूं। कृषि विश्वविद्यालय ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समारोह हुआ और इसमें 3/4 से अधिक लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिया। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। और हमारा कृषि विश्वविद्यालय अनेक उपलब्धियां हासिल की और कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों का, यहाँ के छात्र छात्राओं का, प्रोफेसर का, सबका रहा। उनको मैं बधाई देता हूँ और लगातार कृषि उत्पादन बढ़ रहा है।